हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। मतलब कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कंडक्टेंस से। कंडक्टेंस क्या होता है? देखो कंडक्टेंस क्या था। कंडक्टेंस का मीन्स क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस कहते थे। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो देखो कंडक्टेंस कैसे चेंज होगा। अब इसके लिए देखो दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं in the case of weak electrolyte, in the case of weak electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं? जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा है वो बहुत कम होता है जिनका, है ना, लेस देन 5% या 5%, जो 5% से भी कम होता है या 5% होता है, वो क्या है, क्या होते हैं? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सबने, कि वहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये था कि डाइल्यूशन जब हम इंक्रीज करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हम बढ़ाएंगे तो वहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं उनकी वजह से जो करंट का फ्लो होता है उसी को तो कंडक्टेंस कहते हैं। तो जब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सेकंड है इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो है वो क्या होगा? 100% होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 100%। मतलब जितना इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं वो पूरे का पूरा क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। तो यहां पर देखो, यहां पर भी क्या होगा? कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन इसका रीजन अलग है। कंडक्टेंस यहां पर इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पर तो देखो पहले से ही आयन क्या है? 100% टूट गया वो, तो आयंस तो यहां पर है, तो इसका कंडक्टेंस क्यों बढ़ेगा? देखो जो आयंस जो होते हैं ये पॉजिटिव मान लिया और ये नेगेटिव मान लिया, ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे तो ये जो बॉन्ड है क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच। हम इसका डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन घटाएंगे, मतलब कि पानी अगर हम इसमें मिलाएंगे, पानी डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा? पानी जो है इसके बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? वीक कर देगा। और यहाँ पर जो इनके बीच की डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पर जो आयंस हैं वो आसानी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, और मूव करने लगेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो दोनों का रीजन जो है वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या है? देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा जो है वो क्या होता है? 5% से भी कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है यहाँ पर। तो जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे और डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है? देखो डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या? कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे उसमें पानी ऐड किया जाएगा तो क्या है?
अल्फा की वैल्यू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने लगेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं कि अल्फा की वैल्यू 100% होती है, मतलब कि ये जितना भी डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट हम उतना ही पूरे का पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो इनका भी कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर। इनका क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो डिस्टेंस है आयंस की वो क्या है, बहुत पास पास होते हैं, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। जैसे ही हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं, इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वीक होने लगता है, ये बॉन्ड टूटने लगते हैं, जिससे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंक्रीज होने लगती है, और ये आयंस इजीली जो है बिल्कुल मूव कर सकते हैं। देखिए कंडक्टिविटी का क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे लिख रहे थे, कप्पा से, है ना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी है क्या, है ना। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 ml का जो कंडक्टेंस होता है उसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसकी कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर इस कंटेनर में यहाँ पर कोई 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये यहाँ तक इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने इसमें फिल किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस 1 ml में इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयंस प्रेजेंट हैं, 2 आयंस मान लेते हैं हम, यहाँ पर इसके 2 आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो हमने इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक देखो, ये हमने इसका वॉल्यूम कितना कर दिया, 2 ml। हमने इसमें डाइल्यूशन कैसे इंक्रीज करेंगे, देखो डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, मतलब कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। तो अब क्या होगा, देखो नंबर ऑफ आयंस तो इसमें अभी भी उतने ही है, पहले भी 2 नंबर ऑफ आयंस थे और इसमें अभी भी नंबर ऑफ आयंस इतने हैं। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ आयंस इन पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर इसका हम वॉल्यूम इंक्रीज करते रहें तो ये फॉर एग्जांपल 3 ml, देखो 1 ml में भी 2 ही आयन थे, यहाँ पर हमने इसका वॉल्यूम और इंक्रीज किया तो भी इसमें आयंस उतने ही रहे, इसका वॉल्यूम और हम इंक्रीज करते रहे तो इसके आयंस कितने हैं, आयंस तो उतने के उतने ही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक जो इलेक्ट्रोलाइट है वो थोड़ी ना हमने इसमें ऐड किया है, हमने केवल वाटर ऐड किया है, इसकी डाइल्यूशन को इंक्रीज किया है। तो डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। जो 1 ml में भी 2 ही आयन थे, उसके बाद हमने वॉल्यूम बढ़ा करके उसको 2 ml कर दिया, तभी भी नंबर ऑफ आयंस 2 हैं, फिर 3 ml कर दिया, इसी तरह से हम क्या है इसको बढ़ाते रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो उतने का उतना ही रहेगा। तो अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, जो कंडक्टिविटी है वो क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्टिविटी कहते हैं। नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी भी उसकी डिक्रीज होगी। ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी दोनों ही केसेस में, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केस में इसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। ठीक है। सबको समझ में आ गया ये, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे ना, ये दोनों एक जैसे ही वेरिएशन शो करेंगे। कंडक्टिविटी इसे हम कैप एम और को कैप ई क्यू, है ना, ये लैम्डा भी बोलते हैं इसे। देखो हमने इसमें रिलेशन पढ़ा था, ये क्या होता है, कैप एम इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम, और ये होता है कैप इक्विवेलेंट कप्पा
मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n, ये है ना। अब देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है कि कंडक्टिविटी जो होती है डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। और देखो यहां पर इस रिलेशन से हमें एक बात और कंफर्म हो जाती है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो अगर कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये और ये दोनों डिक्रीज होने चाहिए, है ना। ये भी डिक्रीज, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर, यहां पर देखो एक और फैक्टर लग रहा है, क्या, मोलैरिटी और मोलैरिटी और क्या है, नॉर्मैलिटी। तो ये जो लैम्डा एम या कैप एम है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैरिटी के, और यहां पर नॉर्मैलिटी के। मतलब ये है कि अगर मोलैरिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घटेगी मोलर कंडक्टिविटी की। ऐसे यहाँ पर नॉर्मैलिटी को इंक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसके इंक्रीज करने पर ये डिक्रीज होगा। अब देखो मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के बारे में क्या पढ़ा है आपने। मोलैरिटी जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और ऐसी नॉर्मैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। तो ये दोनों हम इसको लिख सकते हैं 1/v या 1/v, इसको भी। तो मतलब मोलैरिटी जो है वो वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ऐसे नॉर्मैलिटी के भी। तो देखो वॉल्यूम अगर हम क्या करेंगे, इसका डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब देखो वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर क्या है, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी जो है वो दोनों क्या हो रही हैं, डिक्रीज होंगी, है ना। इस रिलेशन से ही तो पता चलता है कि नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर डिक्रीज होंगी। और देखो इन मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के डिक्रीज होने पर ये क्या है, इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इस रिलेशन से हमें ये कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर या डाइल्यूशन के इंक्रीज करने पर जो कैप एम और कैप इक्विवेलेंट ये हैं दोनों, उनकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो दोनों जो फैक्टर हैं वो दूसरे के क्या है, अपोजिट काम कर रहे हैं। कप्पा डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा क्या, जो फैक्टर इनमें से डोमिनेट करेगा, इनमें से जो भी फैक्टर डोमिनेट करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये वेरिएशन शो करेगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि ये जो फैक्टर है ये इस फैक्टर पर डोमिनेट करता है। मतलब कि अगर हम डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर, या कहें कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर, जो कैप एम और कैप ई क्यू हैं वो दोनों इंक्रीज होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो फैक्टर है वो इस पर क्या है, ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए ये जो है ये डोमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को ग्राफिकली हम देखने वाले हैं। देखो ग्राफ इसका सबसे पहले, ये क्या है, वाई एक्सिस, और इसको मान लेंगे एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर कैप एम और ये कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ डिक्रीज हो रही है और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ, कैप एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। या इसकी जगह हम कैप ई क्यू भी ले सकते हैं, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम ही बनेगा, दोनों सेम ही वेरिएशन शो करते हैं। तो देखो सबसे पहले इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में
जो ग्राफ होगा वो किस तरह से, देखो कुछ इस तरह से शो होगा, ऐसा ग्राफ है ना, ये इस तरह का ग्राफ कुछ शो होगा, है ना यहाँ पर। तो देखो अगर यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है मान लिया वो ये है, ये और ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है यहाँ पर। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर क्या हो रहा है, देखो कैपेन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अभी हमने पढ़ा था, देखो इस तरफ से क्या है, इस तरफ से इस तरफ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। यहाँ पे ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन है इस पॉइंट पर। तो हमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है ना ये। तो यहाँ पर देखो यहाँ से क्या है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे या डाइल्यूशन इसका इंक्रीज करेंगे, तो कैपेन की वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको ग्राफ, ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इंक्रीज तो हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। क्या रीज़न क्या है इसका, क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा की वैल्यू है वो 100% है, पहले से 100% है, मतलब कि नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर जितने प्रेजेंट होने थे वो हैं यहाँ पर। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर या डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन खींचें जो कि इसको इस पॉइंट पर काटती हो इस तरह से, है ना यहाँ पर। अब ये कौन सा पॉइंट है बताएं जरा, देखो जीरो कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर हम इसको लिखेंगे कैप एम नॉट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये एक इमेजिनरी लाइन है क्योंकि जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो हो ही नहीं सकती। जीरो कॉन्सेंट्रेशन होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं उसमें, जीरो कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स यही तो हो गया। इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये जो पॉइंट है ये क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि इसमें हम इतना पानी ऐड कर दें, इतना इनफाइनाइट वाटर इसमें ऐड करेंगे तो हमें इस पॉइंट पर एक यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे डिबाई अक्ल ऑनसेगर, उन्होंने एक इक्वेशन दिया था। और इक्वेशन क्या था, देखो लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सबने पढ़ा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो अगर हम इसकी कंपेयर इस इक्वेशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो y एक्सिस ये है, तो y एक्सिस पर क्या है कैप m, x एक्सिस पर क्या है अंडर रूट c, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये y इंटरसेप्ट पर किसको काट रहा है, ये पॉइंट क्या है कैप एम नॉट, ठीक है। देखो m क्या है यहाँ पर, ये जो है m, ये क्या स्लोप है, और ये कैसा स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है ना। तो नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पर इसको -b लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये इसको ऐसे लिखेंगे कैप m इक्वल टू कैप नोट m -b रूट c। b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ठीक है। b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। तो ये था इसके लिए ग्राफ। अब देखो अगर बात करें हम इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मान लिया ये यहाँ पर ये कोई एक्सिस वाई एक्सिस है जो यहाँ पर, और ये एक्स एक्सिस, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कि इस तरफ जाने पर ये डिक्रीज होगी, और ये इधर ऊपर की तरफ जाने पर कैप एम या कैप ई क्यू, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 100% डिसोसिएशन उसका होता नहीं है, तो उसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये वाला, मतलब कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन,
तो ये इसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। इसके लिए कोई इक्वेशन है नहीं। तो ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट का। कैपेम, इसका तो पता ही होगा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी, कैपेम नोट, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी, है ना। सी क्या है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।